गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में और आज हम पढ़ेंगे ततारा वामिरो कथा। पिछली वीडियो में हमने इसके लेखक लीलाधर मंडली के बारे में जाना और इस वीडियो में हम इस कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ततारा वामिरो कथा। ततारा वामिरो एक कपल है, एक प्रेमी युगल है जिस पर यह कहानी आधारित है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि अंडमान द्वीप समूह सबको पता है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, वहाँ का जो आखिरी जो अंतिम साउथ साइड का जो आखिरी दक्षिण साइड का जो आखिरी द्वीप है, आखिरी जो आइलैंड है, उसका नाम है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र में है। तो कहा जाता है कि ये जो लिटिल अंडमान है वो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद क्या होता है, निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला। तो अंडमान और निकोबार दो अलग अलग है, तो यहाँ तक जाकर ये अंडमान द्वीप समूह का आखिरी जो द्वीप है वो है, और उसके बाद फिर निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है और जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है, और उसमें निकोबारी जनजाति जो है, निकोबारी ट्राइब्स जो है वो वहाँ रहते हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है, 96 किलोमीटर दूर है। और निकोबार जो द्वीप समूह है, निकोबार जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पर उसका जो सबसे मेन प्रमुख द्वीप है, जो आइलैंड है, उसका नाम है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से वो जो आखिरी जो द्वीप है जो अंडमान द्वीप समूह का, उससे 96 यानी 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, और जो निकोबारी है, निकोबारी जो लोग हैं, निकोबारी जो ट्राइब है, उनका ये मानना है कि ये जो लिटिल अंडमान था और ये जो कार निकोबार है, ये दोनों प्राचीन काल में बहुत पहले ये दोनों एक ही द्वीप था, ये अलग अलग नहीं थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है, और कहते हैं कि ये किस तरह से अलग हुए इसके लिए एक कहानी प्रचलित है। लोक कथा यानी लोक में प्रचलित कथा, यानी समाज में जो कहानी बताई जाती है उसके बारे में कही जा रही है। तो एक लोक कथा है जिसके बारे में आज भी लोग उसको याद करते हैं, आज भी लोग उसे सुना करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं जिनको पता है। तो आगे देखते हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। कह रहे हैं कि जब ये डिवाइड नहीं हुआ था, जैसे इंडिया पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ, कब नहीं हुआ, बिफोर 1947, 1947 के पहले इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश नहीं थे बल्कि एक ही था, वो हिंदुस्तान था। उसी तरह ये द्वीप समूह जब बंटने से पहले, बहुत समय पहले, प्राचीन काल में, सदियों पूर्व यानी बहुत 100 साल पहले, लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक थे, ये विभक्त नहीं हुए थे। वहाँ एक छोटा सा सुंदर गांव था, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, और उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली, बहुत ताकतवर एक युवक रहता था, एक आदमी रहता था। उसका नाम था ततारा, और उसका नाम ततारा था। नाम ध्यान से सुनिएगा, नाम ध्यान रखना है आपको। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, यानी वहाँ के जो लोग थे वो उस आदमी को बहुत प्रेम करते थे, बहुत पसंद करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, और जो ततारा था वो बहुत ही एक नेक यानी अच्छा आदमी था और मददगार व्यक्ति था। वो सबकी मदद करता रहता था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता, और वो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए, वो भेदभाव नहीं करता था किसी से, वो हमेशा जिस किसी को भी सहायता की जरूरत होती वो जाकर उसकी सहायता करता था। अपने गाँव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। और ऐसा नहीं था कि वो केवल अपने गांव के लोगों की सहायता करता था, बल्कि पूरे आइलैंड, पूरा द्वीप जो है, उस पर जितने भी लोग थे वो सबकी सहायता करना ही अपना परम कर्तव्य, सबसे इम्पोर्टेंट काम मानता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, और उसके इसी स्वभाव की वजह से, उसके इसी नेचर की वजह से वो लोगों में बहुत लोकप्रिय था। लोग बहुत उसकी चर्चा करते थे, सभी उसका आदर करते, और इस वजह से सब उसका सम्मान करते थे, सभी उसको रेस्पेक्ट करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता है। कहते हैं कि वक्त मुसीबत यानी जब कभी भी किसी को कोई मुसीबत आती, कभी भी, तो वो उसको याद करते थे, यानी उसके तक बात पहुंचाते थे कि उन्हें उसकी जरूरत है, और वो उसी वक्त वहां पहुंच जाता था उनकी सहायता के लिए। दूसरे गाँव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता, और जिस तरह से होता है कि जो भी लोग अच्छे होते हैं उनको फंक्शन में बुलाए जाते हैं, तो ये सारे लोगों में चर्चित था, सबकी सहायता करता था। तो दूसरे गाँवों में भी अगर कोई प्रोग्राम्स होते थे तो वहाँ इसको इन्विटेशन दिया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते, और
वो व्यक्तित्व, उसका जो पर्सनैलिटी था वो तो अट्रैक्टिव था, क्योंकि वो ताकतवर था, काफ़ी दिखने में सुंदर था, तो उसकी वजह से तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव था ही। लेकिन उसका जो आत्मीय स्वभाव था, उसका जो एक अच्छा नेचर था, उसकी वजह से भी लोग उसके करीब रहना चाहते थे, यानी उससे बातचीत करना चाहते थे, उससे कोई भी बुरा होना नहीं चाहता था, सभी लोग उसको पसंद करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता है। और कहते हैं कि वो जो पारंपरिक पोशाक है, तो हम सबको पता है जो ट्राइब्स हैं वो आज भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही ज़्यादा पहनते हैं। वो वेस्टर्न कपड़े या दूसरे की रीजनल कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनते हैं। वो अपने ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं उसको ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ततारा के साथ भी ऐसा ही था, वो अपना पारंपरिक पोशाक पहनता था और साथ में हमेशा कमर में एक लकड़ी का तलवार बांध कर रखता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। और कहते हैं कि लोगों का मत था, यानी लोगों का ऐसा मानना था कि उसकी वो तलवार लकड़ी की जरूर थी, लेकिन उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी, यानी उसमें एक अद्भुत तरह की, एक अजीब तरह की दैवीय शक्ति, यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक शक्ति थी उस लकड़ी के तलवार में। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता और ततारा हमेशा उस तलवार को अपने साथ रखता था, कभी भी उसको अपने से दूर नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसके तलवार थी उसके पास और उसमें बहुत सारी शक्तियाँ थी तो वह किसी के पास भी अपनी जाकर शक्ति दिखाने लगता था, ऐसा नहीं था। वो दूसरों के सामने उसका उपयोग नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लेकिन कहा जाता है कि उसके बारे में जो बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी कि उसने बहुत सारे काम किए हैं जो साहसिक है, जो हर कोई नहीं कर सकता है, तो उसकी वजह से लोगों का यह मानना था कि उसमें एक अद्भुत शक्ति है उसकी उस लकड़ी के तलवार में। तारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी और कहा जाता है कि उसकी जो तलवार थी वो एक विलक्षण रहस्य था। मानो लोगों को ऐसा लगता था कि उसमें बहुत सारी रहस्य छुपी हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। और एक शाम जो रेगुलर उसके होता है उसी तरह से एक शाम को वो क्या हुआ, काफी थक गया था, तो अथक परिश्रम यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करना। तो उसके बाद वो क्या हुआ, टहलने के लिए समुद्र के किनारे की ओर गया, वॉक के लिए समुद्र के किनारे पर जाता है, जैसे लोग बीच पर जाते हैं। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था और उस समय सूरज डूबने का समय हो रहा था। तो हम जब भी किसी नदी के सामने या समुद्र के सामने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नदी के उस पार में जो आकाश है वो बिल्कुल नदी के साथ जुड़ गया है, यानी आकाश नीचे की ओर आ गया है, तो उसी को क्षितिज तले डूबने को था। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो टहलने को निकला था उस समय सूरज डूबने का समय हो रहा था, यानी शाम हो रही थी, शाम का समय था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, यानी समुद्र से जो है तो वहाँ जब हवा चलती है तो शाम को ठंडी हवा चलती है, तो बयार यानी हवा है, तो उस समय ठंडी हवाएं चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें सने सने क्षीण होने को थी। और जो पक्षी शाम को जब अपने घर की ओर लौटते हैं तो जो चहचहाहट है, वो जो आवाज़ करते हैं, वो भी अब धीरे धीरे स्ने सने यानी धीरे धीरे, ये संस्कृत के शब्द हैं, तो धीरे धीरे क्षीण होने को थी। क्षीण होने यानी कमजोर होने, यानी वो आवाज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसका मन शांत था और ततारा का जो मन है वो बिल्कुल शांत था, यानी उसका जो लाइफ है वो रेगुलर लाइफ की तरह चल रहा था, यानी सब कुछ ठीक था, मन काफी शांत था और वो समुद्र के किनारे टहल रहा था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज के अंतिम रंग बिरंगे समुद्र पर निहारने लगा। और विचारमग्न यानी किसी विचार में मग्न था, यानी कुछ सोच रहा था अपने मन में ततारा। और समुद्री बालू, समुद्र के साइड में जो बालू है वहां पर वो बैठकर सूरज के अंतिम रंग बिरंगी किरणें, यानी सूरज जब डूब रहा होता है तो जो बहुत सारी कलर्स दिखाई देते हैं उसको वो समुद्र के पानी पर जो दिख रहा था उसको वो देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया और उसी समय उसको एक पास से ही एक आवाज आई जिसमें कोई सुरीला गाना गा रहा था। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो और वो गीत ऐसा लग रहा था जैसे पानी बहती हुई आती है, उसी तरह पानी बहता हुआ आता है, उसी तरह जैसे वो गीत भी उसकी तरफ बहता हुआ आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता और जब वो सुनने लगा उस गाने को, और बीच बीच में क्या होता था, पानी की जो लहरें है, समुद्र की लहरें, उसकी आवाज भी आती रहती थी। गायन इतना प्रभावी था कि वो अपनी सुध-बुध खोने लगा। और कहते हैं कि वो जो गाना जो भी गा रहा था या गा रही थी, उसे जो सुनाई दे रहा था वो इतना इफेक्टिव था, इतना अच्छा गा रहा था जो भी गा रहा था कि वो सब कुछ भूल गया, सुध-बुध खोने लगा, यानी वो सब कुछ भूल गया, उसे याद ही नहीं रहा और बस वो गाना ही सुने जा रहा है। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की और उसी समय एक लहर, पानी का जो वेव होता है, वो एक बार आया और उसको टच किया। उसके बाद उसका वो जो सुध-बुध खो गया था वो फिर वापस होश में आया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर
बह रहे थे। और कहते हैं कि चैतन्य होने यानी होश में आना, होश में आने के बाद फिर वो उस ओर जाने लगा जिधर से वो आवाज आ रही थी। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, और विकल यानी व्याकुल होना, वो अब व्याकुल था कि कौन इतना अच्छा गा रहा है, उसे जानना था, और इसलिए वो क्या हुआ, व्याकुल होकर आगे बढ़ने लगा जिस ओर से आवाज आ रही थी। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। और आगे बढ़ने पर उसे एक युवती दिखाई दी, एक लेडी दिखाई दी जो गाना गा रही थी, और उस समय वो क्या कर रही थी, गाना तो गा रही थी और साथ में जो सूरज ढल रहा था उसकी सुंदरता को बेसुध होकर, यानी वो भी एकदम बिल्कुल खोई है उस सुंदरता को देखते हुए, और एकटक होकर यानी कंटिन्यूअसली देखते रहना, उसको देखते हुए वो गाने गाए जा रही है। और ततारा जो है वो उसको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है। यह एक श्रृंगार गीत था, और वो जो गीत गा रही थी वो श्रृंगार गीत था, यानी किसी की सुंदरता पर गाया हुआ गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है, और वो जो लेडी थी, जो युवती थी, वो गाना गाई जा रही है बिल्कुल बेसुध होकर, उसे किसी बात का ख्याल नहीं है, और वो इतनी खोई हुई है उस प्रकृति के नज़ारे को देखने हुए या सूरज के डूबते हुए को देखकर इतनी खोई हुई है कि उसे पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति उसके सामने आकर उसकी बातों को, उसके गाने को सुन रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, और वहां भी एक ऊंची लहर उठती है, और वो लहर इतनी तेज होती है कि पूरी उस युवती को भिगा देती है। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, और अचानक से भीगी तो वो अचानक से क्या हुआ, गाना भूल जाती है। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। और कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो नॉर्मल हो पाती, जैसे कोई बैठा हुआ है गाना गा रहा है और किसी चीज को आराम से देख रहा है और अचानक से उसमें पानी पड़ जाए तो कैसा लगता है, हर कोई नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो जब तक नॉर्मल होती तब तक उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। ठीक है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद ततारा उससे पूछता है, ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा, यानी जब वो लेडी गाना गाना बंद कर देती है तो ततारा उससे पूछता है कि तुमने अचानक से एकाएक यानी अचानक से इतना अच्छा गाना, इतना सुरीला गाना गाना क्यों छोड़ दिया, आधे में क्यों बंद कर दिया। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, और जो युवती है वह अपने सामने एक सुंदर युवक को, एक सुंदर आदमी को देखकर थोड़ी विस्मित होती है, यानी थोड़ी आश्चर्यचकित होती है, शॉक्ड होती है। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, और वो आदमी उसे पसंद आया, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए उसे थोड़ी बेरुखी से उसको जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस संगत प्रश्न का कारण। कहते हैं कि उस युवती ने ततारा को जवाब देते हुए कहा कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, और दूसरी बात कि तुम मुझे घूर रहे हो और इस तरह एक अनयूजुअल क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि उससे पहले दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। कोई अगर तुमसे अचानक से कोई मिले और तुमसे पूछे कि तुम इतना अच्छा गाना गा रही थी, क्यों छोड़ दी गाना, तो किसी को भी शॉकिंग लगेगा। तो वही बात वो युवती उस युवक यानी ततारा से कहती है कि तुम जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो अनयूजुअल क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका कारण क्या है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। और वह कहती है कि अपने गांव के अलावा, मेरे गांव के जो आदमी है उनके अलावा मैं दूसरे गांव के या किसी भी आदमी के किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने को मैं मजबूर नहीं हूँ, मुझे देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह तुम भी जानते हो। और कहते हैं कि ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, यानी वहाँ का एक नियम था कि आप बस अपने ही गांव के लोगों के बातों का जवाब देना ही आपके लिए कंपलसरी है, दूसरे लोगों के बातों का जवाब देना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो देंगे, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, ये एक नियम है वहाँ का। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था, और कह रहे हैं कि ततारा तो मानो अभी भी जैसे सुध-बुध खोया हुआ, अभी भी उस गाने को ही सुने जा रहा है, उसके दिमाग में वो गाना ही चल रहा है अभी भी। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, और जब कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर दिया जाता है, जैसे ततारा के पूछने पर युवती ने दिया। लेकिन ततारा तो अभी भी बेसुध है, वो उसी ख्याल में डूबा हुआ है, उस गाने के, उस सुंदर गाने के ख्याल में। तो कह रहे हैं कि वो इतना डूबा हुआ है कि ततारा अभी उसको जवाब नहीं देता, बल्कि अपने ही क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता है, दोहराता है। तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। और ये सारी बातें कहता है उससे। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। और ये सारी बातें कहने के बाद युवती फिर से कहती है कि ये बातें मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। सच बताओ तुम कौन हो, लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। फिर ततारा कहता है कि तुम पहले तो ये बताओ कि तुम हो कौन। लपाती जो गाँव है जहाँ पर वो खड़े थे, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि लपाती गाँव में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो। ततारा मानो सम्मोहित था। युवती उससे पूछती है, लेकिन ततारा अभी भी जैसे सम्मोहित है। सम्मोहित होना यानी किसी चीज में खोए रह जाना, किसी से इतना इम्प्रेस्ड हो जाना कि तुम्हें कुछ ख्याल ही न रह जाए। ततारा मानो अभी भी सम्मोहित था
उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी और युवती ने जो कुछ भी कहा वो ठीक से सुना नहीं, क्योंकि वो कुछ और सोच रहा था। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। और ततारा अभी भी फिर से उससे विनय करता है, यानी विनती करता है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, प्लीज गाओ। युवती झुंझला उठी और जो युवती थी वो थोड़ा झुंझला उठती है, थोड़ा गुस्से में आ जाती है, थोड़ा चिढ़ सी जाती है। वह कुछ और सोचने लगी और फिर वो कुछ और सोचने लगती है। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा और लास्टली उसने एक बार और कोशिश किया और कड़े शब्दों में, यानी थोड़ी बेरुखी की तरह गुस्से में आकर कहती है, ढीठता की हद है। ढीठता यानी जबरदस्ती की हद। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। फिर वो कहती है कि ये क्या है, ये बदतमीजी की हद होती है। मैं तब से तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूँ, तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, लेकिन तुम बस एक ही बात कहिए जा रहे हो कि गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम है? और इतना कहकर वो जाने के लिए तेजी से मुड़ती है। ततारा को मानो कुछ होश आया और जैसे युवती तेजी से जाने के लिए और मुड़ती है तो ततारा को मानो होश आ जाता है, यानी वो जो ख्यालों में डूबा है अब उससे बाहर आता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा और उसके बाद ततारा को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उस गांव का नियम था कि एक गांव के लोग अपने ही गांव के लोगों की बातों का जवाब देंगे, दूसरे का नहीं भी दे सकते हैं, कोई उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो उस समय ततारा को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था अब तक, और उसके बाद उससे विनती करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, यानी रिक्वेस्ट करने लगता है कि माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे पहली बार जीवन में ऐसी गलती हुई है, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। कहता है कि तुम्हें देखने के बाद मेरी चेतना, मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो बुद्धि है, वो गायब सी हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। और कहता है कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं पूछूंगा, बस तुम अपना नाम बता दो। ततारा ने व्यवस्था में आग्रह किया और मजबूरी में उसने इस तरह से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी और ततारा लगातार युवती को देखता जा रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मी रो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची और युवती ने जवाब दिया, उसके नाम क्या है, वामिरो। लेकिन ततारा इतना खोया हुआ था उस स्त्री की सुंदरता में और उसके सुंदर गाने में कि वो किसी तरह ये बातें सुन पाता है। उसका नाम सुनता है, वामिरो वामिरो वामिरो, वाह कितना सुंदर नाम है। वो नाम सुनने के बाद कहता है कि वाह कितना सुंदर नाम है, वामिरो। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। और नाम जानने के बाद ततारा याचना ने रिक्वेस्ट के स्वर में, जैसे रिक्वेस्ट करते हुए उसने कहा कि कल भी यहाँ आओगी ना? नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अन्य मनसकता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। और वो कहती है, जवाब देते हुए कहती कि नहीं, शायद कभी नहीं। और ये कहते हुए थोड़ा अजीब तरीके से कहती है और झटके से, यानी बहुत तेजी से अपनी गांव लपाती की ओर दौड़ती हुई चली जाती है। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे और पीछे से ततारा अब भी कुछ कहे जा रहा है और वो आवाजें आ रही थी। वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। और पीछे से ततारा ये कह रहा है कि मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी जगह पर, इसी चट्टान यानी इसी बड़े से पत्थर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा वेट करूंगा, तुम जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा और ये सारी बातें सुनने के बाद भी वामिरो रुकी नहीं, वो भागती चली जा रही थी और ततारा वहीं से उसे देखता जा रहा था। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी और वामिरो जैसे ही घर पहुंची, वहां पहुंचने के बाद थोड़ा वो बेचैन हो गई, वो नॉर्मल नहीं रह पाई। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी और कहा जा रहा है कि वो ये चाहती थी कि ततारा को छोड़ दे, ततारा को भूल जाए, ततारा की बात वो याद ना करे, लेकिन ये झूठी थी। बस वो चाहती थी लेकिन मन से ऐसा नहीं चाहती थी। एक झल्लाहट से उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। और एक झल्लाहट यानी गुस्से में उसने दरवाजा बंद किया और मन से ततारा को हटाने के लिए अपने मन में कुछ और सोचने का प्रयास करने लगी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता और वो जितनी भी कोशिश करती अपने मन से ततारा को भूलने की और दूसरी बात याद करने की, फिर भी उसके मन में, उसके आंखों के सामने हमेशा ततारा का चेहरा ही उसके सामने नजर आता रहता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी और ततारा से मिलने से पहले वामिरो ततारा के बारे में बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी सुन रखी थी। तो हम सबको पता है ततारा काफ़ी लोगों में पॉपुलर था, लोगों की सहायता करता था, इसलिए उसकी बहुत सारी कहानियां थी और उसे पहले से ये कहानियां सुन रखी थी।
उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था और ततारा से मिलने से पहले ही वामिरो ने जो भी उसकी कहानियां सुनी थी उससे ही उसके मन में एक अद्भुत साहसी युवक के जैसे रूप में उसके मन में ततारा पहले से बैठा हुआ था। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, लेकिन वो जैसा सोचती थी ततारा के बारे में पहले, लेकिन जब ततारा उसके सामने आया तो बिल्कुल एक अलग रूप में आया। क्योंकि ततारा के बारे में हमेशा अच्छी बातें सुनी गई है, लेकिन ततारा ने जिस तरह से उससे बात किया, उससे बिहेव किया, वो थोड़ा अलग था, जिसके बारे में कोई सुना नहीं था। कोई उसके बारे में इस तरह से बातें नहीं करता था कि वो किसी अनजान लड़की से इस तरह से बात किया हो कभी, या किसी के सामने जाकर इस तरह से उससे कुछ पूछा हो। लेकिन उस दिन वामिरो को ततारा एक अलग रूप में ही दिखाई दिया, जबकि उससे पहले वामिरो ततारा के बारे में एक कुछ अलग तरीके से सोचा करती थी उसकी कहानियों को सुनने के बाद। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सौम्य और सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। और उसके बाद ततारा के बारे में कहते कि वो सुंदर है, बलिष्ठ है, शक्तिशाली है, किंतु बेहद शांत है, सभ्य है और भोला है। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा था, कह रहे हैं कि ततारा का व्यक्तित्व जो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसा वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। और फिर ये कहा गया कि एक दूसरे गांव के युवक के साथ एक रिलेशन बनाना ये उस गांव के नियम के विरुद्ध था। यानी उस गांव में ये नियम था कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के से शादी नहीं कर सकती, यानी दो गांव के लड़के लड़कियों के बीच शादी नहीं हो सकती थी। शादी जो होती थी वो एक ही गांव के युवक युवती के बीच हो सकती थी, ऐसा नियम था वहाँ का। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। और जैसे ये नियम वामिरो को याद आता है फिर वो ये डिसाइड करती है कि मैं बस उसे भुला दूंगी, उसके साथ मेरा रिलेशन नहीं हो सकता। किंतु यह असंभव जान पड़ा। उसने कोशिश की भुलाने की, लेकिन उसे लगा कि ये वामिरो ततारा को नहीं भुला पाएगी। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। और कहते हैं कि वामिरो जितनी भी कोशिश करती रही ततारा को भुलाने की, लेकिन वो नहीं भुला पाई और हमेशा उसकी आंखों के सामने ततारा का ही चेहरा आता रहा। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। और फिर क्या हुआ, किसी तरह से रात बीतता है, फिर पूरा का पूरा दिन भी बिता रहे हैं, क्योंकि शाम की प्रतीक्षा दोनों की थी और ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। वो इस तरह से वामिरो की प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था उसके लिए, कि मानो जीवन में उसने और किसी भी चीज के लिए कभी वेट न किया हो। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी थी। कह रहे हैं कि ततारा के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कभी विचलित नहीं हुआ, कभी किसी का वेट नहीं किया, कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं की, लेकिन ऐसा उसके जीवन में पहली बार हो रहा था। इसकी वजह से वो थोड़ा शॉक्ड भी था, लेकिन थोड़ा खुश भी था, रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। और अभी शाम हुआ भी नहीं था, उससे बहुत पहले ही वो लपाती गांव का जो समुद्री चट्टान था वहां वो पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। और वहां पहुंचने के बाद वो वामिरो की वेट करने लगा, वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा। और वहां हम सबको पता है कि हम जब भी किसी का वेट करते हैं तो टाइम बहुत धीरे धीरे गुजरता है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, उसे भी लग रहा था कि समय बहुत धीरे धीरे जा रहा है। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामिरो ना आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, और ये सबके साथ होता है। तो वहाँ वो वेट कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर वामिरो यहाँ नहीं आई तो। लेकिन वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो आएगी या नहीं आएगी, मैं रुकूं या नहीं रुकूं, वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। और वहाँ बस वो वेट किए जा रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वो कहते हैं कि बस एक आशा थी, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सूरज की किरणें हैं, ये कभी भी शाम होने का समय वो कभी भी डूब सकती है, ठीक वैसी मेरी भी जो आशा है बस एक आशा है, और वो कभी भी टूट सकती है। यानी हो सकता है कि वामिरो आए और हो सकता है कि नहीं भी आए। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता और बार बार वो जो लपाती गांव की ओर जो रास्ते जा रहे थे उसकी ओर वो बार बार देखता रहता। सहसा नारियल के झुरमुठों में उसे एक आकृति कुछ सब हुई, कुछ और फिर सहसा यानी अचानक से नारियल के झुरमुट यानी रास्ते जो थे उसमें नारियल के पेड़ लगे हुए थे और उसके पत्तों के बीच से उसे एक आकृति नजर आती है और धीरे धीरे कुछ क्लियर नजर आने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और फिर वो वामिरो को देखकर बहुत खुश होता है। सचमुच वह वामिरो थी, लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में उधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। यहाँ से वामिरो उसे देख रहा था और कहता है कि वो सचमुच में वामिरो थी और वो काफी घबराई हुई थी।
वह छुपते छुपाते आगे बढ़ रही थी और बीच बीच इधर उधर देख रही थी, क्योंकि वहाँ के गांव का नियम था कि एक गांव के युवक दूसरे गांव की युवती से नहीं मिल सकता था। तो इस वजह से वो आ रही थी और उसे पता था यह नियम के विरुद्ध है, इसीलिए वो छुपती छुपाती और इधर उधर देखते आ रही थी कि कोई हमें देख ना ले। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई और फिर वो काफी स्पीड से आ रही थी और आकर ततारा के सामने जैसे ही पहुंची वहाँ ठिठक गई, यानी वहाँ रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों मिले लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा है। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामी कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी और फिर दोनों वहां रुके। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बट दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था। वो दोनों ठीक से नहीं जानते थे कि आखिर क्या चल रहा है। फिर वहीं खड़े रहे, दोनों एक दूसरे को देखते रहे और दोनों को ये ख्याल नहीं था कि हम कब से यहाँ रुके हैं। और फिर अचानक से क्या होता है, वामिरो थोड़ा होश में आती है और वो अपने घर की तरफ जाने के लिए चलने लगती है। दौड़ पड़ी, यानी उसकी ओर, अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। और वामिरो तो चली जाती है लेकिन ततारा अब भी वहीं खड़ा है और वो निश्चल है, बिल्कुल बिना हिले डुले वहीं खड़ा है और शब्दहीन, अभी भी वो चुपचाप वहीं खड़ा है, वो कुछ नहीं कह रहा। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते और दोनों रोज शाम को एक ही जगह पर पहुंचते और दोनों एक दूसरे को देखते, कोई कुछ नहीं कहता और फिर चले जाते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति समर्पण था। दोनों एक दूसरे के चाहते थे और बस यही होता था। और ये रोज मिलने के कारण वो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था, दोनों का लगाव और बढ़ता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। और लपाती गाँव का, जिस गाँव से वामिरो थी, उस गाँव के कुछ युवकों ने, यानी कुछ लोगों ने उनको देख लिया और वो समझ गए कि दोनों शायद प्रेम करते हैं, दोनों रोज मिलते हैं। और फिर ये बात हवा की तरह बह उठी, यानी पूरी तरह से गांव में बहुत जल्दी फैल गई। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। तो फिर क्या होता है, वामिरो जो जिस गांव से थी उसका नाम था लपाती और ततारा के गांव का नाम पासा था, यानी दोनों अलग अलग गांव के थे। दोनों का संबंध संभव न था और पहले हम जान चुके हैं कि दो गाँव के लोग आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते, तो इस वजह से दोनों का जो रिलेशन था वो पॉसिबल नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था और जो वहाँ के जो रीति रिवाज है, वहाँ का जो नियम है, उसके अनुसार अगर शादी करना है तो दोनों के एक ही गांव का होना जरूरी है। और ऐसा बिल्कुल इन दोनों के केस में नहीं था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने की कई प्रयास हुए किंतु दोनों अडिग रहे और दोनों को काफी समझाया गया कि वो मान जाए, अपना रिलेशन तोड़ दे, लेकिन वो दोनों अडिग रहे, यानी दोनों बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही और उसके बाद भी दोनों वहीं मिलते रहे और अफवाहें लोगों द्वारा फैलती रही। तो आज हम यहीं रोकते हैं, बाकी जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।